नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि आज के अनसर्टेन एनवायरनमेंट में जब ले-ऑफ्स हो सकते हैं जॉब्स के, उस एनवायरनमेंट में आपको किस टाइप का घर लेना चाहिए? अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए या रेडी टू मूव इन लेना चाहिए? तो इसको एक केस स्टडी के हिसाब से समझते हैं। तो एक केस स्टडी है, एक कपल है, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं। हस्बैंड आईटी में जॉब करते हैं और वाइफ कुछ और जॉब करती हैं और वो एक घर लेने की सोच रहे हैं। और वो चाहते हैं कि हम अंडर कंस्ट्रक्शन लें या रेडी टू मूव इन लें। तो इस सिनेरियो को केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। लेट्स से कि उन्होंने मेरे पास एडवाइस किया है, तो मैंने उनसे पूछा क्वेश्चन सबसे पहले कि इन केस आपका ले ऑफ हो जाता है, हस्बैंड से पूछा, तो आपका प्लान क्या है? तो वो कहते हैं कि वाइफ की इनकम आएगी, उससे हम रेंट और ईएमआई मैनेज कर लेंगे और बाकी मेरी 1-2 साल की सेविंग्स, इमरजेंसी फंड मैंने रखा है, 1-2 साल में तो कोई जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये एक बेसिक सिनेरियो है। तो उसके बाद हम डिसीजन मैट्रिक्स पे बात करते हैं। हम मैंने उनसे पूछा कि आप किस टाइप का घर लेना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे को अंडर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं एक तो वहाँ पे थोड़ा नयापन लगता है एज़ कम्पेयर टू रेडी टू मूव इन। एमेनिटीज़ नई-नई कुछ-कुछ एमेनिटीज़ रहती हैं, कुछ ऑफ़ कोर्स कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा उसमें पुराने प्रोजेक्ट से कुछ तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। और पेमेंट प्लान थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिंक होता है, पैसा धीरे-धीरे जाता है, ईएमआईज़ एकदम से नहीं पड़ती। मैंने कहा ठीक है। तो दे वर प्रेफरिंग कि अ, वो अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए जाएँ। तो मैंने सिर्फ़ उनको एक बात बोली, जो बात आज तक कोई डिस्कस नहीं करता यूट्यूब पे, किसी को पता भी नहीं है, और जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर बैंक ने आपको डिसबर्समेंट देनी बंद कर दी आफ्टर ले ऑफ, तो आप क्या करेंगे? सो ही वाज़ अ लिटिल, मतलब वी आर डूइंग अ रोल प्ले, तो ही वाज़ अ लिटिल शॉक्ड। तो उन्होंने कहा क्यों, बैंक क्यों बंद करेगा डिसबर्समेंट? उन्होंने तो सैंक्शन लेटर मेरे को दे रखा है। तो मैंने कहा सैंक्शन लेटर तो एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब उन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि आपको इन प्रिंसिपल हम इतना लोन दे सकते हैं, ये आपकी लोन पेइंग कैपेसिटी है और इतना लोन हमने आपको सैंक्शन कर रखा है। उस इन प्रिंसिपल अप्रूवल का एक बेसिस होता है। अगर वो बेसिस हिल गया, तो आपको लोन क्यों देंगे? डिसबर्समेंट आगे क्यों देंगे? तो उन्होंने कहा कि लेकिन उनको कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा देखिए, जब मार्केट में कोई मास ले-ऑफ्स आते हैं या कोई ले-ऑफ्स होंगे, तो बैंक भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगा। और वो एक सिंपल सी चीज़ कह देगा जब भी डिसबर्समेंट चाहिए कि आप अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप प्रोवाइड कर दीजिए। और अगर आपका ले-ऑफ हुआ होगा, आप लेटेस्ट सैलरी स्लिप कहाँ से देंगे? तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बैंक ही ये करेंगे, ऐसा होना ही है, बट दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर। और ये रिस्क फैक्टर को कोई भी सोच नहीं रहा है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे अगर एक जॉब में आप जाते हैं, जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता है एक ऑफर लेटर और जॉइनिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कई बार ऑफर लेटर मिल जाता है और उसके बाद जॉइनिंग नहीं लगती या जॉइनिंग डिले कर देती है कंपनी। वही डिफरेंस सैंक्शन और डिसबर्समेंट में है। जब तक डिसबर्समेंट नहीं हुई, सैंक्शन इज अ प्रॉमिस। वो प्रॉमिस को फुलफिल करना नहीं करना इज अ ऑप्शन फॉर द बैंक। बैंक लीगली बाउंड नहीं है। वैसे ही जैसे ऑफर लेटर में जो प्रॉमिस होता है, वो कंपनी कहती है भाई हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया, आप ऑफर लेटर है, जॉइनिंग 6 महीने बाद होगी। तो ये
एक रिस्क फैक्टर है इन बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अब इसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं, सिनेरियो को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, डीप डाइव करते हैं। आपने उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी ली और 20% अपनी तरफ से दिया। 3 साल हो गए हैं उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को, टोटल डिमांड आ चुकी है 70% की। एक मोटा मोटा लेके चलते हैं, क्योंकि ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए भी, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती हैं उसके अंदर जनरली 40% तो डिमांड बिल्डर विद इन 1-2 मंथ्स ही कर देता है। 10% बुकिंग पे, 10% एप्लीकेशन पे, फिर 10% एक्सवेशन पे, 10% प्लिंथ पे, हो गई 40% या 45%। फिर फर्स्ट फ्लोर पे, तो 2-3 साल में अगर हम मान के चले कि 70% की डिमांड आ चुकी है, उसमें से 20% आपने दिया, 50% बैंक आपको लोन ले चुका है। और आफ्टर दीज 3 years ऑफ टाइम आपका ले ऑफ होता है। गॉड फॉरबिड किसी का भी हो, लेकिन एक डिस्कशन तो सिनेरियोज के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। तो आपका कैश फ्लो कितना जा रहा है? अगर आपने रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ली होती तो उसकी फुल ईएमआई जारी होती। फुल ईएमआई जनरली कितनी होती है? जनरली मोटा मोटा आप देखें तो रेंट का 3 टाइम्स होती है। सपोज, अब इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर अ, अब मतलब बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा वीडियो, तो आप मोटा मोटा मान के चलिए रेंट का 3 टाइम्स है। सपोज आपका रेंट 25 से आ रहा है तो 75,000 की ईएमआई आती है, अगर आप 1 करोड़ का घर लेते हैं 20% डाउन पेमेंट पे, मोटा मोटा। तो आपकी ईएमआई जा रही है 3 टाइम्स ऑफ योर रेंट। अब दूसरा सिनेरियो अंडर कंस्ट्रक्शन का। अंडर कंस्ट्रक्शन में अंडर कंस्ट्रक्शन में आपका एक तो रेंट जा रहा है जिस पे आप अभी रह रहे हैं, 50% आपने लोन ऑलरेडी ले लिया, तो 50% आपकी ईएमआई जा रही है। तो मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ योर रेंट जा रहा है। टोटल ईएमआई हुई 3 टाइम्स ऑफ योर रेंट, 50% ईएमआई हुई 1.5 टाइम्स ऑफ योर रेंट। तो टोटल आपका कैश फ्लो जा रहा है रेंट प्लस ईएमआई 2.5 टाइम्स ऑफ योर टोटल रेंट। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहा है 2.5 टाइम्स ऑफ योर टोटल रेंट, और कंस्ट्रक्टेड में जाता है 3 टाइम्स ऑफ योर टोटल रेंट। तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एट आफ्टर अ सर्टेन एज और लेवल, 40% 45% तो बिल्डर स्टार्टिंग में ही ले लेता है। मैंने आपको अंडर कंस्ट्रक्शन सीएलपी प्लान बताया। अब इसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकते, वीडियो की कंटेंट लेंथ तो छोटी होगी। जैसे 2080 प्लान में किसी ने लिया है, या किसी का अ, दोनों में डिफरेंस है, अंडर कंस्ट्रक्शन में कितने का मिल रहा है घर, रेडी टू मूव इन में कितने का घर मिल रहा है, बहुत सिनेरियोज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो डीप डाइव में हमने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अब आपकी नौकरी चली गई, तो इस समय पे अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन घर ले रखा है, एक तो आप रेंट दे रहे हो, दूसरा आप ईएमआई भर रहे हो, आधी ईएमआई, तीसरा आगे का पैसा बिल्डर को जो देना है वो बैंक मना कर सकता है। एक तो आपको नौकरी गई वो टेंशन, और एक बिल्डर की डिमांड आएगी उसको कैसे भरेंगे वो टेंशन, और जो आपका इमरजेंसी फंड है वो आपका फिर पूरा नहीं पड़ेगा। आपने 2 साल का इमरजेंसी फंड बना रखा है तो वो पूरा नहीं पड़ेगा। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर रहेगी व्हेन यू सस्पेक्ट कि आगे जाके ले ऑफ हो सकता है। रेडी टू मूव इन में भी पैसा तो आपका उतना ही जा रहा है, आपकी अगर सोर्स है, वाइफ की इनकम आ रही है या कोई हेल्प कर रहा है,
उतना ही जा रहा है। और रेडी टू मूव इन में बैंक जनरली कोई एक्शन लेता नहीं है। अगर उसकी ईएमआई टाइम पे मिल रही है, क्यों एक्शन लेगा वो? उसका कोलैटरल पक्का है, घर मिल चुका, रजिस्ट्री हो चुकी, तो उसका लोन सिक्योर्ड है। अंडर कंस्ट्रक्शन में तो अभी लोन सिक्योर्ड नहीं है, घर नहीं मिला। अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो वो बैंक क्या जाएगा? बिल्डर के पास जाएगा कि वो जो भी है, जब रजिस्ट्री होगी बिल्डर कहेगा तब ले लेना, और जॉब आपकी चली गई है। तो बैंक की सिक्योरिटी नहीं होती है इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो जॉब लॉस के केस में वो डिसबर्समेंट रोक सकता है। और इतनी बड़ी बात लोगों को पता नहीं है, और लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे कि कितना बड़ा रिस्क हो सकता है ये। और इस केस में पीपल कैन गेट स्क्वीज्ड एट दैट टाइम। जैसे ले ऑफ हुआ एक तरफ से, तो जो रेंट ईएमआई भर रहे हैं वो तो है ही, जॉब चली गई वो अलग, और बिल्डर की डिमांड सर पे और अलग। तो अगर हम डिसीजन लेते समय ये चीज़ सोच लें, इसको सोच समझ के डिसीजन लें, तो इट वुड बी अ बेटर डिसीजन। तो ये केस स्टडी आपको कैसी लगी कि ऐसा कोई आपने चीज़ सोची थी कि बैंक ये भी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, वो डिसबर्समेंट है। डिसबर्समेंट आपने रेडी टू मूव इन के केस में स्टार्टिंग में ही ले ली पूरी की पूरी, और उसके बाद ईएमआई जा रही है, बैंक को क्या करना? बैंक के पास सिक्योर्ड एसेट है। यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हुई, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऊपर से आप कहते हो और पैसा दो, बैंक कहेगा आपके पास तो फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है आगे की ईएमआई भरने के लिए, तो मैं क्यों दूँ? तो अब इस चीज़ पे आपको देखना, आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं कि सैंक्शन और डिसबर्समेंट के बीच में अगर फाइनेंशियल एबिलिटी चेंज होती है, तो बैंक कैन स्टेप बैक फ्रॉम डिसबर्समेंट। तो आई होप इस चीज़ को आप लोग कंसिडर करेंगे व्हेन बाइंग अ हाउस इन फ्यूचर इन दिस अनसर्टेन एनवायरनमेंट, क्योंकि हमें अनसर्टेन एनवायरनमेंट में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिस डिसीजन से हमें इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम हम उस वो प्रॉब्लम कंपाउंड हो जाए सॉल्व होने की जगह। तो ये मेरा मैसेज था। आई होप यू लाइक इट। आप बताइए, आप इससे अग्री करते हैं नहीं करते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।